तो हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट को लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। दो तरीके के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, दो तरीके के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और सेकंड वन होता है इंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। पहले ये देख लीजिए कि साहब एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है स्केलेटन का जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है या बाहरी हिस्से पर पाया जाता है, उसको हम लोग एक्सोस्केलेटन सिस्टम के कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है हमें हेयर, यानी कि हमारे सर पर जो बाल उगे हुए हैं, ये एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं। नेल यानी कि नाखून, ये हमारे एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्न यानी कि जो सींग, हमारे सर पर तो नहीं उगी है बट कई जानवर हैं ऐसे कि उनके सर पर सींग उगी हुई है, ठीक है मेरे तो हॉर्न ये भी एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में। हूफ, जानवरों के पैर में जो खूर पाए जाते हैं, वो भी एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में। विंग्स यानी कि जो पक्षियों चिड़ियों में जो पर होते हैं, विंग्स, ये भी एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ, विंग्स, ये सब किस तरीके के स्केलेटन है, तो एक्सोस्केलेटन है। क्योंकि एक्सोस्केलेटन का मैंने वहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दीज स्केलेटन्स आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। यानी कि ऐसे स्केलेटन्स जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल और आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, उनको हम लोग एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में रखते हैं। हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ या विंग्स, ठीक है, ध्यान रखिए। अब वहीं पर आ जाइए साहब, देखिएगा मैंने लिखा हुआ है कि चाहे वो हेयर यानी कि बाल, चाहे वो नेल यानी कि नाखून, चाहे वो हॉर्न, सींग, हूफ, खुर, विंग्स, इन सब में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कॉमन है, उसको कहा जाता है केराटिन प्रोटीन। KERATIN, केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। केराटिन। आप अपने इस पेज को स्क्रॉल करके थर्ड वाले पेज पर आइए जरा, और पहली लाइन देखिएगा। 2016 के ही आपके यूपीपीसीएस जे में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्रोटीन इज कॉमनली प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो आपके बालों और नाखूनों में पाया जाता है, तो वो प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि महिलाएं तो छोड़िए, आप पुरुष भी जो है वो ब्यूटी पार्लर जाकर के केराटिन थेरेपी कराते हैं, जिससे कि उनके बाल जो है वो हेल्दी रहें, काफ़ी स्मूथ रहें। तो वहाँ पर जब ब्यूटी पार्लर में जाया जाता है तो वहाँ पर जो भी अटेंडेंट होते हैं तो वो केराटिन थेरेपी, मतलब कि आपके बालों के अंदर जो केराटिन प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गया उसको फुलफिल करने की वो कोशिश करते हैं, तो बाल जो है वो जानदार और काफ़ी स्मूथ बनता है। इससे याद रखिए कि सब हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में, जानवरों के खुर में, जानवरों के सींग में, परिंदों के पर में जो एक कॉमन प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। कई सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि साहब जो जानवरों के सर पर जो सींग उगी हुई होती है वो कुछ और नहीं है बल्कि बंच ऑफ हेयर होता है, यानी कि बालों का एक गुच्छा होता है जो कि केराटिन प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। याद रखिएगा कि सभी जानवरों के सर पर उगी हुई सींग बंच ऑफ हेयर नहीं होती, लेकिन एक ऐसा जानवर है कि जिसके सर पर तो नहीं बट हाँ मुंह के ऊपर सींग उगी हुई है, और वो सींग बेसिकली कुछ और नहीं, बंच ऑफ हेयर है, और वो है राइनो यानी कि गेंडा। गेंडा आपने देखा होगा भारत में आसाम स्टेट अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपके जुडिशरी के पेपर में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता ही है, जैसा आप बताइए वन हॉर्न राइनो के लिए इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? आसाम में। तो यहाँ पर आपको जो राइनो यानी कि गेंडे के मुंह के ऊपर आपको जो एक नुकीला सींग मिलता है वो कुछ और नहीं बल्कि बंच ऑफ हेयर होता है, और उस सींग में भी आपको केराटिन प्रोटीन मिलेगा, याद रखना। वापस से आ जाइए सेकंड पेज पर।
अब एक्सोस्केलेटन तो देख लिया, अब हमें देख लेना है एंडोस्केलेटन सिस्टम के साथ। एंडोस्केलेटन सिस्टम तो सब वो स्केलेटन जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन की कैटेगरी में आता है। देखिए लिखा हुआ those skeleton are found in the inner surface of the body is called endoskeleton system। तो अब एंडोस्केलेटन सिस्टम में बेसिकली आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, पहला पार्ट बोन और दूसरा पार्ट कार्टिलेज। तो हमारे एग्जाम के लिए कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हमने लिखा दिया क्लास की शुरुआत में कि साहब कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, और ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है जो हमारी बॉडी को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पिन्ना यानी कि हमारे कान का जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पर, ट्रैकिया हमारी जो सांस की नली होती है वहाँ पर, हमारे नोज का जो टिप पॉइंट है वहाँ पर, हमारे बोन्स के बीच में पाया जाता है। कार्टिलेज की जानकारी इतनी हो सफिशिएंट। बट कार्टिलेज की स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है कोंड्रोलॉजी। मैंने वहाँ पर लिख दिया है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कोंड्रोलॉजी, लिखा है ना वहाँ पर। कार्टिलेज के जस्ट नीचे देखिए लिखा होगा स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कोंड्रोलॉजी, नहीं लिखा है? लिखा है। चलिए ठीक, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसी पेज को स्क्रॉल कीजिए, मतलब थोड़ा सा आप नीचे आइए। एक नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि साहब नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता या बाल काटते समय हमें दर्द नहीं होता, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या साइंस है? तो आपको पता होना चाहिए कि साहब हमारे जो हेयर्स, हमारे जो नाखून होते हैं वो बेसिकली डेड सेल से बने होते हैं, उनमें लिविंग सेल्स नहीं पाए जाते। और जहाँ कहीं पर भी डेड सेल्स होंगे इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको काटने पर हमारे शरीर को दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि साहब जब नाखून और बाल जो है वो डेड सेल के बने हैं तो फिर ये ग्रो कैसे कर जाते हैं बार बार? सवाल तो ये है कि जब हमारे नाखून और बाल जब हम बार बार काटते हैं तो फिर ये बार बार ग्रो कैसे कर जाते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि साहब हमारे जो बाल जहाँ से ग्रो करते हैं, यहाँ से जन्म लेते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, वहाँ पर लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो स्काल्प है, जहाँ से हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। तभी तो आप देखिए अपने सर का एक बाल उखाड़ कर दर्द होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर बेसिकली डेड सेल नहीं लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, तभी वो बार बार ग्रो करते हैं। उसी तरीके से आप नेल यानी कि नाखून को देखो, उसी तरीके से आप नेल या नाखून को देखो, तो नेल जहाँ से ग्रो करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है नेल बेस, ठीक है? जहाँ से नेल यानी कि नाखून जहाँ से ग्रो करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है नेल बेस। वहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो डेड नहीं बल्कि लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, तभी वो बार बार नाखून जो होते हैं वो हमारे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो अगर आप सोचिए कि हम यहाँ से नाखून को पकड़ करके नेल बेस से उखाड़ दें तो दर्द होगी, भयंकर होगी। लेकिन बीच से अगर हमारे जो बड़े हुए नेल्स हैं अगर हम नेल कटर से काट दें तो क्या दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डेड सेल्स। रीज़न याद रखिए किसी भी चीज़ का, क्या कह रहे हैं? क्यूटिकल, नेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, नेल मैट्रिक्स, ये जो आपने बताया नाम ना, उसको नेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आप अपने नाखूनों को देखिएगा, जहाँ से नाखून ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्रिसेंट शेप मिलेगा व्हाइट कलर का, दिखाई पड़ता है क्या? उसको बोलते हैं नेल क्रिसेंट, वो उसको बोलते हैं नेल मैट्रिक्स। चलिए नीचे बढ़िए, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मैमेलिया कौन सा है? कोई बता सकता है? ब्लू व्हेल, खाली वेल, खाली वेल, खाली वेल अगर होगा तो आंसर गलत होगा। वेल कई तरीके की होती है, एक होती है ब्लू वेल, एक होती है व्हाइट वेल, एक होती है स्पर्म वेल। तो वेल में भी कई सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि साहब इन वेल्स में भी सबसे लार्जेस्ट मैमेलिया हमारी दुनिया का कौन सा है, तो ब्लू वेल पे टिक लगाएंगे। तो आज से याद रखिएगा साहब, ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट मैमेलिया इन द वर्ल्ड।
ब्लू व्हेल। ब्लू, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेमेलिया। अब मेमेलिया किसे कहते हैं या मैमल किसे कहते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो स्तनधारी जीव। तो मेमेलिया ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो सीधे बच्चे जन्म देते हैं, एग के फॉर्म में नहीं देते, और वो अपने शरीर का दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल की कैटेगरी में रखते हैं। और एक और उनका आइडेंटिटी होता है कि उनके शरीर पर, उनके बॉडी पर कहीं ना कहीं हेयर्स पाए जाएंगे, बाल पाए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि साहब वेब उसके शरीर पर क्या क्या बाल पाए जा रहे हैं क्या? हाँ, उसके नाक में, जैसे कि हम लोगों के नाक के अंदर आपको हेयर्स मिलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वेल की नाक में भी आपको हेयर्स मिलेंगे। अब ईश्वर ने हमारे नाक के अंदर ये जो बाल रखे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप इनहेल करते हो तो ये जो एयर है इसमें कई सारे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं, बट ये जो हेयर होते हैं ये उन फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं और स्नीजिंग के जरिए, यानी कि छींक के जरिए हमारे बॉडी से वो एक्सक्रेट कर जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो नाक में बाल होना ये ठीक बात है, लेकिन ज़्यादा बाल होना ये ठीक बात नहीं, ठीक है। और नाक के बालों को कहा जाता है सीलिया, CILIA, सीलिया कहा जाता है। नाक के बालों को सीलिया कहा जाता है। तो अब आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर सीलिया पाया जाएगा तो उसका काम क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, निकालो भाई, तुरंत शरीर से बाहर कर दो, ठीक है। तो सीलिया, नाक के बालों को सीलिया कहा जाता है, ठीक है। अब मैमल की मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे मैमल्स को समझ नहीं पाते बेसिकली ये है क्या चीज़। लिखिएगा, an animal of the type that gives an animal of the type that gives birth to live babies, an animal of the type that gives birth to live babies, comma, not eggs, and feeds, FEEDS, feeds मतलब दूध पिलाता है, feeds its young on milk from its own body, and feeds its young on milk from its own body। फिर से बोल दे रहा हूँ पूरी डेफिनेशन, an animal of the type that gives birth to live babies, not eggs, and feeds its young on milk from its own body। ठीक है? जो 9th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें मैमल्स का एक अलग क्लासिफिकेशन में ये भी पढ़ा था कि इनका मेजरली वार्म ब्लड होता है और 4 हार्ट का चैम्बर होता है, मतलब ऐसा हमने बताया ना कि किसी भी मैमल को पहचानने के लिए आपको कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, जैसे नाक के अंदर बाल होना। ज़्यादातर आपने मैमल्स देखे होंगे वो चौपाया होते हैं, यानी कि उनके शरीर में 4 पैर होते हैं, वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, जहाँ से वो अपनी बॉडी से मिल्क को सेक्रेट करते हैं, एक्सक्रेट करके वो अपनी बेबी को पिला सकते हैं। बच्चे जन्म देते हैं एग्स के फॉर्म में, नहीं सीधे बेबी के फॉर्म। और इसी के साथ साथ में जो आपने बात बताई कि साहब वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हम लोग मैमेलिया की कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग आगे चल करके जब टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं होमियोथर्मल एनिमल, अनहोमियोथर्मल एनिमल, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए मैमल्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन आप ध्यान रखिए।
आगे बढ़िए। आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा यूपीपीसीएस 2017 का पेपर। ये जे का नहीं है, ये पीसीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि साहब ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है तो आपके जुडिशरी के पेपर या एपीओ के पेपर में नहीं आएगा, जीएस सेम तो आ सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से किस जानवर में खुर यानी कि हूफ नहीं पाए जाते हैं? ए हॉर्स, बी जैकॉल, सी डियर या डी ज़ेब्रा। जैकाल, जैकाल बोले तो सियार है। आप देखेंगे कि जो जैकाल के जो पैर होते हैं उनमें हूफ यानी कि खुर नहीं पाए जाते, कुत्ते की तरह गद्दे नुमा आपको उसके पैर में मिलेंगे। यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी जैकाल। बाकी आप हॉर्स देखिए, डियर देखिए, ज़ेब्रा देखिए, इनके पैर में आपको हूफ मिलेंगे, खुर मिलेंगे और ये एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि जैकाल ऑफ इंडिया किस गवर्नर को कहा जाता है? जैकाल ऑफ इंडिया ये ब्रिटिश पीरियड में किस गवर्नर को कहा जाता था? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैकाल ऑफ इंडिया, भारत का सियार, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ क्लर्क की, लेकिन फिर उसने कुछ प्लान्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को दिए और वो जब प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, तो फिर उठा करके उस नौकर, उस चपरासी, उस क्लर्क को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और जब वो बंगाल से वापस इंग्लैंड गया तो कहा जाता है कि 110 नावों के ऊपर सोना लाद करके इंडिया से इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जा करके उसने सुसाइड भी कर लिया। इतने तो हिंट दे दिए रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जैकाल ऑफ इंडिया। क्या क्या बताया हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने बताया कि भैया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है एज अ क्लर्क, चपरासी के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। कुछ प्लान्स ऐसे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को, जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव को उठा करके बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया। और जब वो बंगाल से, भारत से जब बाहर अपने देश इंग्लैंड जाता है तो 110 नावों के ऊपर लगभग कहा जाता है सोना लाद करके अपने देश जाता है। लेकिन वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो सुसाइड कर देता है। उसके अपने लोग ही उसको जो है काफी परेशान करने लगते हैं कि तुमने इंडिया में जाकर के करप्शन किया है, हजारों लोगों की मौतों के तुम जिम्मेदार हो। कहा जाता था कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कि उसको रात में जब सपने आते थे तो भारत में उसके द्वारा मारे गए लोगों के भूत उसको सपने में आते थे, तो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, तो उसने सुसाइड कर लिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट तक के लेकर के चले आए। तो आप सोचिए कि किसी को अगर आपको हराना है तो सबसे पहले आपको उसका सोशल स्टेटस खराब करना है। राहुल गांधी के साथ क्या किया गया? पहले उसका सोशल स्टेटस ही तो खराब किया गया, प्लानिंग के साथ उसको पहले पप्पू डिक्लेयर किया गया, उसका सोशल स्टेटस छीना गया। तो आपको अगर किसी को बिना मारे उसकी जिंदगी को बर्बाद करना है तो उसका सोशल स्टेटस खराब करना है। वो व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के ही आपके या तो आकर के पैर पकड़ लेगा या तो वो सुसाइड करेगा। ऐसा करिएगा, हम बता दें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं? तो हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं 206 हड्डियां। लेकिन अब ये सवाल बहुत रेयर है कि एग्जाम में पूछा जाए। आपसे पूछा जाएगा साहब बताइए कि एक इन्फेंट बेबी, एक न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तब आपको वहां पर आंसर देना है 300 प्लस का। 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब एक एडल्ट बॉडी में कम
और एक नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर एक्चुअली में बोन नहीं होती है, कार्टिलेज ही होती है। ईश्वर ने जो कुछ भी प्रिपेयर किया है वो बहुत सोच समझ कर किया। आपको पता होना चाहिए कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा, बैठेगा, गिरेगा, फिर बैठ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू करेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, फिर वो धीरे धीरे खड़े होकर के चलना शुरू करेगा, चलेगा, गिरेगा। तो इस जर्नी में वो कई बार गिरेगा, उठेगा, चलेगा, तो उसके शरीर में कहीं बहुत लार्ज डैमेज ना हो, इसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल चीज़ ऊपर वाले ने उसकी बॉडी में फिट करके रखी, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। अगर बोन ही शुरुआत में लगा दी गई होती तो फिर संभावना ये थी कि वो इतनी बार गिरता और उतनी बार हिलती। तो फिर यही कार्टिलेज क्या करेंगे, जैसे जैसे बच्चा एडल्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये कार्टिलेज आपस में फ्यूज होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी और हार्ड होती जाएंगी और ये बोन्स का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जब आप उठाएं तो बहुत आराम से उठाएं, उनको किसी भी प्रकार का आपको उठाने में कोई शॉक नहीं देना है, जिससे कि उनकी जो कार्टिलेज है उसमें कहीं शॉक ना पड़े। काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, याद रखिएगा। तो 300 प्लस होती है इन्फेंट बेबी में, ध्यान रखिएगा। तो नीचे मैंने बिकॉज लिख भी दिया है, द नंबर ऑफ बोन्स विल बी रिड्यूस्ड टू अराउंड 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एज पर द टेक्स्ट चरक संहिता हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। चरक संहिता एक किताब है जो कि आयुर्वेद पर बेस्ड है। हालांकि इसमें कुछ सर्जरी रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट मोस्टली इसमें जो कंटेंट है वो आयुर्वेद का है। तो ये बेसिकली किताब जो लिखी गई है वो लिखी गई है, एक रॉयल फिजिशियन और रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था चरक, उन्होंने ये किताब लिखी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जब आपको पढ़ेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको एक पीरियड मिलता है, उसको बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सुना होगा। मौर्य पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कहा जाता है इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया होती है। वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो जीडीपी होती है वो 38% के अराउंड आ जाती है। आज के समय में आप देखेंगे माइनस में चल, आज से 2000 साल पहले का इतिहास बता रहा हूँ। इंडिया की जो जीडीपी थी वर्ल्ड में उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 38% के अराउंड आ, आज माइनस में। तो साहब इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान एक रूलर था बहुत ही फेमस, उसका नाम था कनिष्क, अब सुना होगा। इसी कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे, कोर्ट डॉक्टर थे, उनका नाम था चरक। उन्होंने ही आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड एक किताब लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। इस किताब में उन्होंने इंसान के शरीर में जो हड्डियों का नंबर बताया है वो कितना, ऑप्शन देखिए 206, 360, 370, 208। क्या लगा, नहीं पता होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि आपको तैयारी करनी है वो अब कंपटीशन के हिसाब से करनी है। आपने अपनी एकेडमिक, आपने स्कूल में जो कुछ पढ़ा वो आपके लिए आपका बेसिक है, लेकिन यहाँ पे बैठ करके आप जब प्रिपेयर करोगे ना अपने आप को, तो बेसिकली कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करोगे। आंसर है 360, 360 बोन्स। 360 360 हड्डियां बताई गई हैं चरक में, अपनी किताब चरक संहिता। ठीक है, बहुत बहुत आपके 2018 के यूपीपीसीएस जे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए सुश्रुत संहिता कौन सी? सुश्रुत, SUSH, सुश्रुत, RUTA, सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब बताइए कि जो सुश्रुत संहिता, ये जो एक किताब है, एक टेक्स्ट है, ये किस पर बेस्ड है? तो बता सकता है सुश्रुत संहिता ये जो किताब है ये किस पर बेस्ड है? सर्जरी पर बेस्ड है। बहुत सर्जरी पर बेस्ड, इस पर बेस्ड है, सर्जरी पर बेस्ड है, ऑपरेशन पर बेस्ड है। और मेनली बॉडी के किस पार्ट की सर्जरी पर बेस्ड है? नाक की सर्जरी पर बेस्ड है।
उसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी, RHINO, राइनोप्लास्टी। नाक की सर्जरी पर बेस्ड एक किताब, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। लिखी किसने? सुश्रुत। तो चरक संहिता आयुर्वेद पर बेस्ड है, किसने लिखी है? चरक ने। सुश्रुत संहिता सर्जरी और स्पेशली राइनोप्लास्टी सर्जरी पर बेस्ड है, किसने लिखी है? सुश्रुत। ये सुश्रुत जैसा जो कैरेक्टर है ना, ये काफी डिबेटेबल है, काफी डिस्प्यूटेड है कि साहब ये जो साहब थे, ये पर्सन जो थे हिस्ट्री में, वो किस टाइम पीरियड, काफी डिस्प्यूटेड है। चरक के बारे में तो है जानकारी कि साहब ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, कनिष्का के कोड में, लेकिन सुश्रुत कब के थे ये नहीं। कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो सुश्रुत को बताते हैं कि ये पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान, पोस्ट वैदिक पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए कि साहब ये 1000 BC से 600 BC के बीच में चलता है। तो इस दौरान जो राजा होते थे, वो कोई भी क्रिमिनल होता था, कोई भी अपराधी होता था, तो उसको उसके अपराध की सजा जो दी जाती थी, कैसे दी जाती? नाक काट देते, गाल काट देते। और ये एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सब नाक काट दिया, कान काट दिया, तो सब आवश्यकता पड़ी ना किस चीज की? उस बदसूरत को खूबसूरत बनाने की। तो सुश्रुत साहब ने राइनोप्लास्टी या चेहरे की सर्जरी करना स्टार्ट किया। वही प्लास्टिक, वही सर्जरी संबंधी एक किताब जिसको कहा जाता है सुश्रुत। तो अब सोचिए कि साहब कि किसी गाल की सर्जरी हो रही है, किसी के नाक की सर्जरी हो रही है, बिना एनेस्थीसिया तो पॉसिबल नहीं है, दर्द होगा उसको। तो अब उस समय तो एनेस्थीसिया था नहीं कि बेहोशी की दवाई दे दी और बेहोश हो, उसकी सर्जरी हो गई। कैसे बेहोश करते थे? शराब पिला के। शराब पिला के बेहोश करते थे और उसके बाद में फिर जो है उसकी सर्जरी। तो सुश्रुत साहब ऐसे ही करते थे। तो सुश्रुत ये 2018 के PCSJ का क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आपके ही जुडिशरी के पेपर में कि साहब बताइए कि एक किताब है, टेक्स्ट है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। ये बताइए ये किस पर बेस्ड है? अष्टांग हृदय। अब लग रहा होगा कि साहब अष्टांग हृदय, हृदय यानी कि हार्ट, या हार्ट से रिलेटेड होगी, यानी कि हार्ट की सर्जरी। ऑप्शन दिया उसमें हार्ट सर्जरी, लोगों को नहीं पता था, लगा दिया हार्ट। गलत, आयुर्वेद की किताब में अष्टांग हृदय, ASHTANG, अष्टांग हृदय, HRIDAY, हृदय, अष्टांग। और इस टेक्स्ट के जो राइटर है वो अभी तक नहीं पूछा गया, उनका नाम है वाघभट्ट। हाँ, VAGBHATTA, आर्यभट्ट वाला भट्ट, वाघभट्ट। तो ये अष्टांग हृदय किताब। तो चरक संहिता ये आयुर्वेद पर बेस्ड एक किताब है, सर्जरी से रिलेटेड भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लिखी इसको चरक ने। सुश्रुत संहिता, इसमें सर्जरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्पेशली राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी, इसको लिखा किसने था? लास्ट में है अष्टांग हृदय, ये किताब वाघभट्ट ने लिखी है और ये बेस्ड किस पर है? आयुर्वेद। भैया आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको मैं हिस्ट्री से रिलेट करके भी बताऊंगा, मैं करंट से रिलेट करके भी बताऊंगा। प्रिपरेशन आपको कंपटीशन की इसी तरीके से करनी है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको। किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक को जब आप पढ़ें तो बाउंड होकर के ना पढ़ें कि नहीं हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, दिमाग को खोलना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साहब बताइए कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर में, बताइए किस रिवर के बैंक पर। अब अजमेर पता हो कि भाई किस रिवर के बैंक पर है तो वो मॉस्क भी पता चल गई हमको कि किस रिवर के बैंक पर है। तो अजमेर लूनी रिवर के बैंक पर है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किस रिवर के बैंक पर हो गया? लूनी रिवर के बैंक पर हो गया। तो क्वेश्चन आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा,
लेकिन जब ये जो तरीके मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप एक बार ये सीख जाएंगे ना तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करने में मज़ा बढ़ा रहेगा। नॉलेज इतनी गजब की हो जाएगी आपकी कि आपके सामने कोई भी टेस्ट पेपर होगा, कोई भी पेपर होगा, आपको अगर उसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा बट आप ऑप्शंस को निगलेक्ट करके आप उसका आंसर जान लोगे। ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बस 2 मिनट का टाइम और लूँगा आप लोगों का, 5:30 बजने वाला है। इंपॉर्टेंट नोट मैंने नीचे लिख दिया है। जैसे अभी हमने आपको बताया 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि साहब हेयर और नेल में कॉमनली कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन। तो उसी तरीके से हमने कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन नीचे लिख करके आपको दे दिए हैं कि इन केस अगर अब आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को हल कर पाए। जैसे देखिए लिखा हुआ ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वूल। हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नेल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हूफ में, विंग में, स्किन में, त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हॉर्न में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉमनली प्रेजेंट प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। केराटिन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन। आगे लिखा है ना केसीन। और यही प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से दूध का रंग हमें सफेद दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस में, जैसा आप बताइए दूध का रंग सफेद है क्यों, तो केसीन प्रोटीन की प्रेजेंट की वजह से। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जब आपने दूध देखा होगा तब कभी कभी आपको उसका कलर येलो येलो थोड़ा सा पीला पीला भी दिखाई पड़ता होगा, तो ये किसकी प्रेजेंस की वजह से, वहां पर कोई एक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से दूध का रंग हमें पीला दिखाई पड़ता है। एक पिगमेंट मौजूद होता है, उसको बोला जाता है केराटिन। CERATIN, केराटिन। CERATIN, केराटिन एक पिगमेंट है जो कि दूध को पीला रंग देता है। तो सफेद रंग केसीन प्रोटीन की वजह से है, पीला रंग केराटिन पिगमेंट की वजह से। सॉरी केराटिन कह रहा हूँ, कैरोटीन। कैरोटीन CAROTENE, केराटिन नहीं होगा, कैरोटीन CAROTENE, कैरोटीन पिगमेंट। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि साहब एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि ब्लड क्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमने बताया था कि एक प्रोटीन ऐसा है जो ब्लड क्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड के अंदर खाली यही प्रोटीन पाया जाता है। सबसे मेन प्रोटीन जो होता है उसका नाम होता है ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि आगे लिखा हुआ है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक मेजर प्रोटीन उसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप अंडा उबालते हो, उसका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो शेल होता है उसको आप बाहर निकालते हो और फिर आपको जो एक का व्हाइट पार्ट दिखाई पड़ता है वो बेसिकली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और उसका जो येलो पार्ट होता है वो बेसिकली फैट होता है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना, जिम वगैरह करते हैं, तो वो बेसिकली अंडे का व्हाइट पार्ट यानी कि प्रोटीन खाते हैं। येलो वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली फैट होता है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर मोटापा आता है, चर्बी जमा होती है, उसको वो फेंक देते हैं। तो वो जो व्हाइट पार्ट होता है एग का उसको कहा जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। देखिए वहां पर लिख दिया मैंने एल्बुमिन। आंख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन, OPSI, ऑप्सिन। आंख आई प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन। और बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको एग्जांपल के साथ साथ में दिखा दिया कि 2016 के पीसीएस में सवाल बना था नेल एंड हेयर केराटिन प्रोटीन। बाकियों के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें रेलेवेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है। हम कोई भी बात यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी कहेंगे वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट ही होगा। कोई भी बकवास हम अपनी 2 घंटे क्लास में नहीं करेंगे, आपसे इम्पोर्टेंट ही बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम लोग जो है, अभी देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा स्पीड मैंने इस वजह से स्लो करके रखी हुई है कि आपके अभी थोड़ा सा बेसिक्स मजबूत नहीं है। जो
जो छोटी छोटी सी बारीकी वाली जो चीज़ें हैं वो अभी मौजूद हैं। 2-3 क्लास में जब आपकी बेसिक्स जो है वो मजबूत हो जाएंगी, टर्मिनोलॉजी से आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाओगे, तो फिर आगे के जब आप टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बार बार रिपीट होंगी। आप ऑलरेडी उन टर्मिनोलॉजी से फ्रेंडली हो चुके होंगे, फैमिलियर हो चुके होंगे, तो हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले ही से समझ में आ जाएगा कि साहब इस टर्म का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो कल जब हम लोग या नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे कि साहब 206 हड्डियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में, तो पहले हम आपकी हड्डियाँ तोड़ेंगे, मतलब 206 हड्डियों को पहले हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद में हर एक हड्डियों को फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 206 हड्डियों को पहले हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और पेंडिकुलर स्केलेटन। पहले एक्सियल कंप्लीट करेंगे, पेंडिकुलर कंप्लीट करेंगे, हमारा स्केलेटन वाला टॉपिक जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा हम आपको 50 या 40 के अराउंड इस स्केलेटन सिस्टम का एक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। आपने जितना भी पढ़ा 2-3 क्लासेस में आप उस टेस्ट को लगाइए, देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। देखिए 4-5 सवाल तो हम आपको देंगे ऐसे जो बहुत एक्सेप्शनल होंगे। जैसे अभी हमने एक दिया आपको, जैसे आप चरक संहिता में चरक में कितनी हड्डियाँ मेंशन की हैं, एक इंसान के शरीर में कितनी होती है, किताब में नहीं मिलेगी आपको, एक्सेप्शनल है। तो 4-5 क्वेश्चन तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। उन क्वेश्चन से आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। जब क्लास में आएंगे तो हम उन क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई